एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर था। ये जो तीसरा पेपर है इसमें टोटल 10 यूनिट है। इसमें पार्ट ए और बी करके कोई डिवीजन नहीं होता है। ये पेपर अभी तक के जितने पेपर हुए यानी पेपर 1, पेपर 2, उनके पार्ट ए बी, उन दोनों से बहुत ज्यादा ही टफ था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी एडवांस लेवल के पूछे गए थे, चाहे वो फिजिक्स के हों चाहे वो केमिस्ट्री के हों। तो सारे पेपर पर तो डिस्कशन में कुछ देर बाद, मतलब 1-2 दिन बाद करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था जो अधिकांश स्टूडेंट स्किप करके आ गए, छोड़ के आ गए। 11 नंबर का जो क्वेश्चन था जिसे 200 शब्दों में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एंट्रोपी को विस्तार से परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन डिटेल अबाउट एंट्रोपी। अब ये जो क्वेश्चन है साइंस का है, और अगर 12th में, एटलीस्ट मैं ग्रेजुएशन को पीछे कर दूं, 12th में यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है तो अच्छा लिख सकते हो। जिनका ग्रेजुएशन था भी वो भी भूल जाते हैं, इतना सब अच्छे से नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसका मॉडल आंसर आप कैसे लिख सकते थे, क्या होना चाहिए। तो वे लोग जो तैयारी कर रहे हो 2022 जिनका पीटी निकला हुआ है, उनके भी काम आएगा, और उनको समझ लेना चाहिए कि पेपर का लेवल अब बहुत अच्छा है। हवा हवा में बातें करने से नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये डिफाइन इन डिटेल अबाउट एंट्रोपी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, जिससे दोनों मीडियम वालों को थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। चूंकि साइंस का है तो इसमें कोई इंट्रोडक्शन भूमिका नहीं बनती है। हाँ, अगर इसमें ह्यूमैनिटी वाला टॉपिक रहता तो उसमें हमें इंट्रो भी बनाना पड़ता है। इसमें तो सीधा हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंट्रोपी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन थर्मोडायनामिक्स, यानी एंट्रोपी जो है ऊष्मा गतिकी का एक मूल सिद्धांत कह लो, या मूल एक विचार कह लो, एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दैट मेजर्स द लेवल ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। यानी एंट्रोपी एक तरीके से हम सब जानते हैं कि ये किसी भी सिस्टम तंत्र हम उसे बोलते हैं जिसे हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसका चुनाव करते हैं। तो उसमें जो अव्यवस्था पाई जाती है, यानी ये अव्यवस्था की, डिसऑर्डर की माप होता है। ठीक है, तो एंट्रोपी ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय यांत्रिकी में एक मौलिक अवधारणा है। जो किसी सिस्टम में, आप सिस्टम लिखना चाहो सिस्टम, और अगर इसको और विशुद्ध हिंदी करना चाहो तो इसे हम तंत्र बोलेंगे। तंत्र में क्रमहीनता या अव्यवस्था के स्तर को मापती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एनर्जी एंड हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सिस्टम। तो सिंपल सी बात है कि यह उस सिस्टम में वो चेंज, वो बदलाव, वो किस दिशा में बदलाव हो रहे हैं, यानी अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है, विकृति है, तो उसको मापती है कि ऊर्जा का वितरण कैसे हुआ, ऊर्जा सिस्टम के अंदर किस प्रकार से डिवाइड हो जाती। तो ये 3 लाइन से आपकी शुरुआत होनी थी इस प्रश्न की। ठीक, इसमें कोई इंट्रो नहीं होता, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, अब आगे क्या करना था, क्या लिखना था, तो इसके 5-6 आप हेडिंग बना करके या बुलेट बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 पेज में रहते हैं हमारे पास। तो परिभाषित पूछा तो अब इसकी परिभाषा कर देते हैं। फिजिक्स है, इसमें परिभाषाएं दी होती हैं, परिभाषाएं बिल्कुल इसमें लिखी जा सकती है। तो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट फंक्शन, यानी एंट्रोपी को हम कैसे परिभाषित करते हैं, वैज्ञानिक इसे बताते हैं कि यह स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन का ट्रांसलेशन अगर गूगल करोगे तो वो तो क्या बोलेगा कि यह राज्य फंक्शन है या फलन है। नहीं, स्टेट का मतलब यहां पर होता है अवस्था, है ना, उससे संबंधित है। तो एंट्रोपी एक क्या है, अवस्था फलन है, जो क्या करता है, दैट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, जो उस तंत्र में क्रमहीनता या अव्यवस्था के स्तर को मापता है। बस एक लाइन की डेफिनेशन है कि ये एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र में अव्यवस्था के स्तर को मापता है, और इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लेटर एस। इसे एस अक्षर से दर्शाया जाता है।
इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होती है? तो इसकी यूनिट जो है वो होती है केल्विन प्रति जूल। ठीक, इस तरीके से इसको मापा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे क्या? तो किसी सिस्टम की एंट्रोपी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उस एंट्रोपी में कई सारे चेंज आते हैं, अलग अलग तरीके के। ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, उनको हमें मेंशन करना है। इंक्रीज इन एंट्रोपी यानी एंट्रोपी में होने वाली वृद्धि, ठीक है, या एंट्रोपी का बढ़ना। तो एंट्रोपी कैसे? तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, 3 लॉ है जो जनरल है, पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एक और सिंपलेस्ट लॉ है जिसे हम शून्यवा नियम कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि एक अलग किए गए सिस्टम की, अलग से मतलब है एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, सबसे कटा हुआ है, तो एक अलग किए गए सिस्टम की एंट्रोपी समय के साथ बढ़, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। ठीक, अगर हम इसको सिंपल सरल शब्दों में हम बात करें, है ना, इन सिंपल टर्म्स, नेचर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ हायर डिसऑर्डर, यानी प्रकृति जो है उसकी एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की ओर जाती है। सामान्य शब्दों में प्रकृति बढ़ते हुए अव्यवस्था की दिशा में प्रवृत्त करती है या उसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक, जैसे आइस है, बर्फ है, ठीक है ना। बर्फ है, इसका मतलब है कि H2O के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्रम से अरेंज किए गए हैं, जमे हुए हैं, ठोस अवस्था में है, तो वो उनका एक सिस्टम है, एक पैकेज है, वहां से वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आइस मेल्ट होती है यानी बर्फ पिघल करके पानी के रूप में आती है, तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ जाता है यानी उनमें होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये एक प्रकार से अव्यवस्था हुई, ठीक है ना। तो when ice melts, the entropy of the water increases because the molecule become more randomly arranged. तो यहां जब ठोस से द्रव में और द्रव से हम जाते हैं गैस में, तो एंट्रोपी और क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम की अव्यवस्था की माप। ठीक, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी, ये एक पॉइंट हो गया जिसे आप बना सकते हो। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। अब एंट्रोपी की जो सांख्यिकी चीजें हैं उसका अर्थ क्या निकालते हैं तो देखते हैं। तो एंट्रोपी कैन आल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यानी इसको सांख्यिकी यांत्रिकी के द्वारा भी समझा जा सकता है। यानी एक ऐसा तंत्र जिसमें कई सारी स्टैटिक्स हैं, कई सारी अवस्थाएं हैं, तो उनमें सबसे अधिक जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी जिसमें कई सारे स्टैटिक्स होंगे तो उसमें एंट्रोपी क्या होगी, और भी ज्यादा हाई होगी। ठीक, इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला आता है कि किसी भी प्रक्रिया में एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन, है ना, कोई भी प्रोसेस है, चेंज इन प्रोसेस, है ना, एंट्रोपी चेंज इन प्रोसेस। देखो, थर्मोडायनामिक्स की हम बात करते हैं, ऊष्मागतिकी की बात करते हैं कि उसमें जो प्रोसेस है, विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं, तो वहां पर एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। अब चूंकि यहां है तो ये छोटा सा डिनोटेशन जिसको हम फॉर्मूले के द्वारा दिखा रहे हैं, आप अगर इसको नहीं भी लिखते तो कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता आपकी मार्किंग पर, है ना। तो अलग अलग जो प्रोसेस होती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें जो एंट्रोपी में बदलाव होता है उसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से माप सकते हैं, उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जो प्रोसेस है, रिएक्शन कैसी होती है, एक आगे की ओर चलती है फॉरवर्ड और एक पीछे की ओर चलती है, तो हम यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं ना। तो रिवर्सिबल यानी कि जो ऐसी क्रिया आगे भी चल सकती है पीछे भी चल सकती है, तो हम पीछे वाले की बात करते हैं। द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाई, इसे हम बोलते हैं, ये त्रिभुज बनाए और एस बनाए, इस त्रिभुज को हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, और ये जो है इसको हम इंटीग्रेशन का सिंबल भी मानते हैं, या सरल भाषा में समझो कि छोटी छोटी क्वांटिटी को वो इंटीग्रेट कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये इसे भी हम डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा बड़ी यूनिट के लिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, है ना। तो इसको हम कैसे इस गणितीय फॉर्मूले से निकाल सकते हैं,
डेल्टा एस इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये डेल्टा क्यू क्या है? सिस्टम को प्राप्त होने वाली बहुत छोटी सी जो अमाउंट है जो उसमें चेंज होता है वो। तो आपको मैंने बोला अगर ये थोड़ा सा टिपिकल फिजिक्स हो जाता है तो इस फॉर्मूले को इग्नोर कर दो, बस एक लाइन में लिख सकते हो कि एंट्रोपी जो है वो उस प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ बदलती है, उसे हम गणितीय फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपी एंड एनर्जी डिस्पर्सल, ये पॉइंट बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एंट्रोपी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, यानी किसी भी तंत्र में, तो किसी भी तंत्र में जो एंट्रोपी का मेजरमेंट है या उसकी कैलकुलेशन है ऊर्जा के वितरण से संबंधित होती है। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम में उसमें ऊर्जा, सिस्टम का मतलब है हमें कोई बॉक्स ले लेते हैं, उसको ही अपने लिए तंत्र मान लेते हैं और उस बॉक्स में मान लो पानी भरा हुआ है। अब ये हमारे प्रयोग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हमने चुना हुआ है, तो अब उस पर टेम्परेचर का प्रभाव, बारिश का प्रभाव, इन सब की वजह से इसमें अव्यवस्था हो रही होगी ना, बस उसी को मेजर क्या करता है? एंट्रोपी। तो अब इसमें जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी तो एंट्रोपी से रिलेट करेगा। यानी कि यहां पर जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा सप्लाई होगी वैसी जो अव्यवस्था है यानी डिसऑर्डर है वो ज्यादा होगा, और ज्यादा डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एंट्रोपी भी, तो ये डायरेक्टली रिलेशन हो जाता है ना। तो सिस्टम टेंड टू इवॉल्व टुवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन दैट अलाउ एनर्जी टू स्प्रेड आउट एंड बिकम मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ऊर्जा वितरित होती है और आनुपातिक रूप से इसमें वितरित होती है। नेक्स्ट अगला अगला इसमें आता है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर, यानी एंट्रोपी और अव्यवस्था का जो संबंध है वो हम डायरेक्टली इसमें लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है कि अधिक एंट्रोपी यानी कि अधिक अव्यवस्था, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अव्यवस्था या डिसऑर्डर। ज्यादा अव्यवस्था है इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि मान लो कोई ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, सॉलिड से वो अब लिक्विड में आएगा, तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली एंट्रोपी ज्यादा होगी यानी अव्यवस्था ज्यादा होगी। अब यह जब ये गैस स्थिति में जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल, इसके जो पार्टिकल हैं और भी तेज गति से घूमेंगे, इसमें अव्यवस्था और ज्यादा हो जाएगी। बस इसका ये रिलेशन है, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट अगला है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जिसे हम, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन कर रहे थे, बट इसमें कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है कोई भी पदार्थ, तो उस पदार्थ की अगर हम निरपेक्ष एंट्रोपी निकालना चाहें तो वो कब निकाल पाते हैं? जब उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को हम 0 डिग्री केल्विन पर रखते हैं। और 0 डिग्री केल्विन मतलब ये क्या हो गया? एक तरीके से बहुत ऐसा वह टेम्परेचर होता है जब किसी भी पदार्थ का आयतन, वॉल्यूम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो निरपेक्ष एंट्रोपी, वस्तु की एंट्रोपी को 0 केल्विन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट से रिलेटेड हो गया। अगला एंट्रोपी से संबंधित हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब कंप्लीट हो गए जो पॉइंट आपको 200 शब्दों के अंतर्गत समझाने थे, आपका आंसर जो है फिनिश हो चुका है। लास्ट में आप पैराग्राफ चेंज करके बस इसको लिख करके समाप्त कर देंगे, है ना। तो एंट्रोपी क्या करती है? एंट्रोपी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कन्वर्सेशन, यानी ऊर्जा का जो भी एक्सचेंज, वितरण होता है तो उसको समझने में एंट्रोपी हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि ऐसे तंत्र जिनमें वो घटनाएं स्वतः होने लगती हैं, स्वतः होने लगती हैं, जैसे मान के चलो सोडियम को हम रख देते हैं खुले में तो वह धीरे धीरे जलने लगता है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। एंड द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, अलग अलग प्रकार के जो ऊष्मागतिक जो तंत्र होते हैं तो उनकी क्या दक्षता होगी, उनकी एफिशिएंसी को मापने में काम आता है। ठीक है, इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऊष्मागतिकी का ये मूल अवधारणा है, मौलिक अवधारणा है। स्टैटिकल मैकेनिक्स की भी ये मूल अवधारणा मानी जाती है, यानी ये भौतिकी और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जिसे हम यांत्रिकी बोलते हैं। बस ये लिख करके और समाप्त हो जाता। 11 नंबर में पूछा गया था, 200 शब्दों में आंसर करना था। शब्द वहां आप काउंट करने मत बैठो, लेकिन अब चूंकि कॉपी में ही प्रश्न लिखा हुआ है और उसमें स्पेस मिल रहा है तो उसके अंतर्गत आपको 2 पेज में ये कंक्लूड कर देना है।
और भी जो क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको बताए हुए हैं कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, और रिसेंटली जो पेपर चल रहा है उसी को आप यहीं पर प्लेलिस्ट में जा करके, वीडियो में जा करके देख सकते हो। 3 मार्कर के क्वेश्चनों के क्या आंसर होंगे, उनके आंसर भी बताए हुए हैं। इस पेपर 3 के भी आंसर मैं आपको जल्दी बता दूंगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करोगे, अलग अलग उसमें जो ऊपर टैग दिए हैं वहां पर आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, मॉडल आंसर भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, ऑब्वियस सी बात है लाइक करना चाहिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इससे थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिले और वो भी यहाँ आकर के ट्रैफिक बढ़ाएं, तो शेयर करें। और आपका कोई डाउट रहता है तो आप लाइव पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना करना एज यू विश। थैंक यू सो मच। और वे लोग जिनका कल पेपर है उनके लिए गुड लक। 4th पेपर है, वो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी।